अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद ने गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाया कि वो जहांगीर तरीन समेत दीगर रहनुमाओं से बनी गाला का खर्चा चलाने के लिए 50 लाख रुपए माहाना लेते रहे हैं। हुकूमत की जानिब से इन इल्ज़ामात की तरदीद की गई। जहांगीर तरीन ने भी वजाहत की कि उन्होंने कभी इमरान खान को घर का खर्चा चलाने के लिए पैसे नहीं दिए, लेकिन वजीउद्दीन अहमद अपने इल्ज़ामात पर कायम हैं और आज हुकूमत ने उनके खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया है। जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन के खिलाफ हतक इज्जत का मुकदमा दायर करने का ऐलान करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इल्ज़ामात चलाने वाले मीडिया चैनल्स को भी नोटिस देने का ऐलान किया और कहा कि यहाँ आम आदमी की इज्जत तो क्या, वज़ीर आज़म की इज्जत भी महफूज नहीं है। यहाँ पे आम आदमी की इज्जत तो क्या, वज़ीर आज़म की इज्जत भी महफूज नहीं है। वजीउद्दीन अहमद के ऊपर हम क्रिमिनल केस फॉर डेफेमेशन जो है वो फाइल कर रहे हैं और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान से हम ये अपील करना चाहते हैं कि इदारों को, वज़ीर आज़म जो है वो एक इदारा है, उसकी इज़्ज़त को बहाल रखना, उसकी इज़्ज़त की हिफाजत रखना कानूनी एतबार से बहुत अहम है। हम उन टेलीविज़न को भी नोटिस दे रहे हैं जिन्होंने बग़ैर तहकीक के ये इल्ज़ाम को अपने टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर कैंपेन का हिस्सा बनाया। इसके जवाब में जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद ने आज ही कहा कि जो कुछ भी मैंने इमरान खान के हवाले से कहा वो सच है। अगर कोई साहब मुझ पर हतक इज्जत का मुकदमा दर्ज करना चाहते हैं तो ज़रूर कराएं। जहांगीर तरीन के हवाले से उन्होंने कहा कि चीनी स्कैंडल का फ़ायदा जहांगीर तरीन को हुआ, वो अगर इस इल्ज़ाम की तरदीद ना करते तो और क्या करते। लेकिन जो कुछ भी मैंने कहा है वो सच है। कोई साहब डेफेमेशन का मुकदमा दाखिल करना चाहते हैं, यकीनन करें। जहांगीर तरीन साहब के बारे में बात आई कि उन्होंने मेरी बात की तरदीद की है। अब वो करते भी क्या ये कहते कि जी मैं ये अखराजात करता रहा हूँ? इस तरह के अखराजात अकाउंटेड फॉर नहीं हुआ करते। कौन से आपके बुरे मरासिम हैं? वो जो चीनी के बारे में जो एक मसला खड़ा हुआ था, उस बहरान के नतीजे में तो आपने अरबा रुपया कमा लिया, तो आपके ताल्लुकात कौन से कशीदा हुए? जस्टिस वजीउद्दीन अपने इल्ज़ामात पर कायम है, मगर जस्टिस वजीउद्दीन वो पहले शख्स नहीं हैं जिन्होंने जहांगीर तरीन पर इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं, तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ामात लगाए हैं, इमरान खान पर इल्ज़ामात लगाए हैं। हमारे साथ वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। हुकूमत की हिकमत अमली पर उनसे बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब, उसूली तौर पर तो आपकी बात ज़ाहिर है बिल्कुल दुरुस्त है, किसी पर भी गलत इल्ज़ाम नहीं लगना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। मगर जब आप कहते हैं कि वज़ीर आज़म के खिलाफ ख़ास तौर पर नहीं होना चाहिए क्योंकि उनके ऑफिस का वक़ार मजरू होता है, उसके लिए फिर आप कहते हैं जी जस्टिस वजी को भी नोटिस जाएगा, साथ में मीडिया को भी नोटिस जाएंगे, आप अदालतों से भी कहते हैं कि वो भी इस मामले का नोटिस लें। सिर्फ वज़ीर आज़म के लिए क्यों? जमहूरियत है, उसमें तो हर एक की इज्जत बराबर है, किसी पर भी गलत इल्ज़ाम नहीं लगना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, मेरा नहीं ख्याल आपने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर पूरी सुनी है। मैंने तो शुरू ही यहाँ से किया था कि आर्टिकल 9 जो है पाकिस्तान के आइन का, वो पाकिस्तान के लोगों को लाइफ और डिग्निटी का हक देता है और हमारे आइन में जो डिग्निटी है, इज्जत नफ्स है, उसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि वो राइट ऑफ लाइफ के साथ रखी गई है। वज़ीर आज़म की मिसाल मैंने इसलिए दी थी कि जहाँ पर मुल्क के वज़ीर आज़म की भी जो इज्जत है उसका भी एहतराम नहीं है, तो फिर आम आदमी क्या सोचता होगा कि उसके जो मामलात हैं उसको कैसे महफूज रखा जा सकेगा। तो जब वज़ीर आज़म के जो राइट्स हैं, एक तो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के तौर के ऊपर है, लेकिन इसके साथ जाहिर है वो मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और उसकी हैसियत से ये है कि इस तरह के जो एक कैंपेन्स बनाई जाती हैं जाली इल्ज़ामात के ऊपर, वो एक इंतहाई बेहुदा और मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेट हरकत है जो नहीं होनी चाहिए। फायज साहब, फिर वज़ीर आज़म सिर्फ उस वक्त जब इमरान खान हो या फिर वज़ीर आज़म अगर यूसुफ गिलानी हो तब भी, अगर नवाज शरीफ हो तब भी, शाहिद खान अब्बासी साहब हो तब भी, क्योंकि ज़ाहिर जब उनकी हुकूमत थी उन वज़राए आज़म पर आपकी जमात की तरफ से बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए गए जो बाद में उनमें से एक इल्ज़ाम साबित भी नहीं हुआ। पेंडिंग है जो यूसुफ गिलानी साहब के ऊपर हो या नवाज शरीफ साहब के ऊपर हो, खान अब्बासी साहब के ऊपर हो, इल्ज़ामात तो थे ही नहीं, वो तो सारे मुकदमात थे और वो मुकदमात जो हैं वो अदालतों में पेंडिंग हैं और वो चल रहे हैं और यही वो मुहिम है जो भी आप कर रहे हैं, जिसकी हम मजम्मत कर रहे हैं कि ये बड़ी एक इंतहाई
गलत बात है कि इस तरह के इल्ज़ामात के ऊपर भी आप जो है वो एक मुहिम बनाएं और चलाएं, जो ज़ाहिर है एक नामुनासिब तरीका। सब मुहिम तो इल्ज़ाम सबसे ज़्यादा है ही गलत इल्ज़ामात लगाने का तहरीक इंसाफ पर, और तहरीक इंसाफ के इल्ज़ामात तो जब चैनल्स ने दोहराए तो लंदन में उन चैनल्स की बीम बंद हुई है। उन्होंने तहरीक इंसाफ के इल्ज़ामात सिर्फ दोहराने पर करोड़ों रुपए के जुर्माने पे किए हैं, हत्या इज्जत के दावे हुए, उन्हें माफिया मांगनी पड़ी है। सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ पर है। आपने नजीम सेठी साहब का जिक्र किया कि उनके ऊपर केस किया इमरान खान साहब ने, एक नजीम सेठी साहब ने भी किया है 35 पंक्चर का, जिसमें इमरान खान साहब ने बाद में कह दिया था कि वो तो एक सियासी बयान था, उसको बयानी के तौर पर दोहराया, पूरे मीडिया ने चलाया के तौर के ऊपर तो उस वक्त चलाया था, और वो जो इलेक्शन में एक ओवरऑल धांधली है उसके ऊपर तो वो तो साबित हो गया। वो तो जो बाद में कमीशन ने, इलेक्शन कमीशन ने जो चारों हलके थे वो खोले और चारों में एक्चुअली तहरीक इंसाफ के हक में जो है वो फैसले आए। तो इसलिए जब आप इस तरह के इल्जामात को मिक्स करते हैं तो बुनियादी तौर के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, आप मिटिगेट कर रहे हैं जो वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ कैंपेन है उसको, और जो दूसरा जो पॉलिटिकल कैंपेन है उनको आप जो है वो एक मिलाइन कर रहे हैं। सर मैं तो गलत इल्जाम की बात कर रहा हूँ। कैंपेन मैं यही बता रहा हूँ, आपने तो ना गलत इल्जाम नहीं लगना चाहिए। तो 35 पंक्चर कहाँ साबित हुए? वज़ीर-ए-आज़म ने तो कहा वो ऐसी एक सियासी बयान था। डॉक्टर शाहिद मसूद ने माफी मांग ली है नजीम सेठी साहब से, कहाँ साबित हुआ? सेठी साहब अदालत में सही नहीं बात जरा मुकम्मल कर लेंगे ना। होता ही है कि हमारे मीडिया में, पहली तो मुझे बड़ी खुशी है कि आपने ये कहा कि यूके में पाकिस्तानी चैनल्स जो हैं उनको सजा हुई। सवाल ये है पाकिस्तान में क्यों सजा नहीं हुई? जब हम कानून बनाते हैं तो फिर आपका इदारा और जंग ग्रुप जो है वो बड़े बड़े इश्तिहार देता है और जहाँ पे ये कहता है कि इससे मीडिया की आज़ादी कर्टेल हो गई है। जब वही कानून जो कि लंदन में अवेलेबल है सिटीजन्स को, वो पाकिस्तान के सिटीजन्स को अवेलेबल क्यों ना हो? सवाल तो ये पैदा होता है कि जब कानून तो मौजूद है और आप जो आप टारगेट कर रहे हैं जंग ग्रुप को, ये सारे के सारे मीडिया ने कहा था और इसी वजह से कहा था कि आप सेंसरशिप करना चाहते हैं कि किसी और पर तनकीद हो तो हो जाए, हमारे ऊपर हो तो तहरीक इंसाफ पे नहीं होनी चाहिए। जैसे नैब के ऊपर, अगर नैब के केस के हक में बात करें और जिसने नैब ने जिनके खिलाफ केस बनाया तो ठीक है, मगर जब भी हमने नैब के केसेस पर सवाल उठाया है, तनकीद की, तो हमें इतने सारे नोटिस आ गए। सेडिशन का नोटिस आ गया चेयरमैन नैब पर सवाल उठाने की वजह से। तो वन साइडेड हो तो तहरीक इंसाफ को कबूल, इसलिए एतराज हुआ कि आप सेंसरशिप करना चाहते हैं। देखिए बात यह है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो इतना ज़्यादा है कि इस तरह के इल्ज़ामात जो वजीउद्दीन अहमद ने लगाए और उसके ऊपर आपने बाकायदा कैंपेन्स बनाई वो भी चल जाते हैं। और फ्रेंकली यहाँ पे कोई लॉ नहीं है कि हम आपको ये कह सकें कि आपने ये गलत किया, क्योंकि डेफेमेशन लॉज जो हैं वो नॉन एग्जिस्टेंट हैं। और आज भी मैंने जैसा चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अपील की कि आप मेहरबानी करें और हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस कोई एक मैकेनिज्म क्रिएट करें जिसमें इस तरह के इल्ज़ामात जो हैं उनको चैलेंज किया जा सके। इसी तरीके से जो पॉलिटिकल जो स्टेटमेंट्स हैं उनको आप इल्ज़ामात के साथ जोड़ के जो एक जो मीडिया की यही कैंपेन्स हैं जिसको आप कहीं किसी जगह को मिटिगेट कर रहे हैं, किसी जगह को बड़ा कर रहे हैं। जो जाहिर है कि अमूमी हालात में अगर आप ये प्रोग्राम की वेस्ट में कर रहे हो या लंदन अमेरिका में कर रहे हो तो ये सहाफत के असूलों के खिलाफ समझा जाएगा और आपको भारी जुर्माने अदा करने पड़ेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि जो तहरीक इंसाफ के इल्ज़ाम थे, जब एक चैनल ने दोहराए तो उसे वहाँ जुर्माना पड़ा है, लंदन में, जियो को नहीं पड़ा है। मगर उसके बावजूद मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे आपने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, आपने इल्ज़ाम लगा दिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर, इलेक्शन कमीशन पर, उसके बाद मीडिया ने सुबह शाम उसकी भी हेडलाइन चलाई। तो मीडिया क्या आपके साथ कैंपेन का हिस्सा था? आपने बाद में इलेक्शन कमीशन से माफी मांग ली, तो क्या इलेक्शन कमीशन को अब हमें नोटिस भेजना चाहिए, मीडिया को नोटिस भेजना चाहिए कि आपने फवाद चौधरी के इल्ज़ाम क्यों चलाए, वो तो झूठ थे, उन्होंने माफी मांग ली? मैं तो आपको दोबारा यही कह रहा हूँ, यही वो कैंपेन है जिसमें आप कुछ जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं उनको बड़ा कर रहे हैं और जो हकीकी इल्ज़ामात हैं जो कि डिग्निटी ऑफ ह्यूमन जो डिग्निटी को प्रिजर्व करते हैं उनको आप मिटिगेट कर रहे हैं। और यही वो कैंपेन्स हैं जो कि असल में काबिल मुज़म्मत है और इनकी मुज़म्मत होनी चाहिए। सब झूठ और गलत में कैंपेन का फ़र्क कैसे आ गया? जब आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ऑपोजिशन का माउथ पीस कहते हैं तो उनके जो आइन में उनके राइट से वो नहीं मुतासिर होते हैं, उनकी डिग्निटी नहीं मुतासिर होती है? आप बाद में माफ़ी मांग लेते हैं मगर मीडिया ने तो चलाया, अब मीडिया को नोटिस भरे? बिल्कुल भी नहीं, उसका इससे कोई ताल्लुक ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर जो है जिस तरीके से आज वजीउद्दीन अहमद साहब के बयानात को लेके आपने जो बातें की हैं या जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है इन इल्ज़ामात से। इसी तरीके से आपने जो 35 पंक्चर की बात की, वो तमाम मुकदमात जो हैं वो ट्राइब्यूनल्स में गए। 4 हल्के खोलने की जो बात आ रही थी वो चारों हल्के खुले और उन चारों हल्कों में PMLN को शिकस्त हुई और PTI उन इलेक्शंस को 35 पंक्चर का इल्ज़ाम गलत है, 4 हल्कों का मामला अलग है।
जिसका वज़ीर आज़म खुद कह चुके हैं कि वो एक सियासी स्टेटमेंट था। और दूसरी बात यह है कि मैं इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूँ, आप उस पर कमेंट नहीं कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशनर की कोई इंटेग्रिटी नहीं है। नहीं, सवाल कर रहा हूँ आपसे। नहीं, कतई तौर पर आपको इंटरप्ट करने का मकसद नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपकी तस्दीक करना चाहता हूँ। प्रोग्राम कर लिया करें ना। देखिए, अगर आपने इस तरह मुसलसल बात करनी है, फिर आप शीशे के सामने बैठ के प्रोग्राम कर लेंगे। मगर अगर आपने कमेंट करना है तो तस्दीक तो आपकी करूंगा ना मैं। देखिए, वन साइडेड वरना आप तकरीर कर ले, सवालात की क्या जरूरत है? नहीं, देखिए, तकरीर मुझे मुझ करने का तो आप मौका ही नहीं दे रहे, आप खुद इतनी लंबी तकरीर वही आप करना चाह रहे हैं, मैं इंटरव्यू करना चाह रहा हूँ। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाह रहा, और मैं एहतराम से आपके सवाल का जवाब देना चाह रहा हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली आप मुझे मौका नहीं दे रहे हैं ना। आप लंबी बात करते हैं, उसके बाद जो है वो फिर आपको जो बात जवाब पसंद नहीं आता, आप उसमें उछल लेकिन आप फिर तकरीर कर रहे हैं। मैं फिर आपको कहूंगा कि जवाब पसंद आने का मसला नहीं है, तस्दीक का मसला है। वो सवाल ये है कि जो नौयत होती है, एक बैकग्राउंड होता है, कॉन्टेक्स्ट होता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में बात होती है। कोई भी बात आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठा के करेंगे वो मज़ा का खेज लगेगी, जैसे अभी आपके सवाल लग रहे हैं। वैसा आपको मज़े का खेज लग रहे हैं, मगर क्योंकि रियलिटी पर मबनी है तो आप उसको मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको मजाक करना है तो 11 बजे खबरनाक आता है, उसमें चले जाएं। ये संजीदा शो है, संजीदगी से जवाब दे दें। इसलिए मैं आपसे फिर सवाल कर रहा हूँ कि ये इल्ज़ामात बार बार दोहराए गए हैं, और जस्टिस वजीउद्दीन की सदाकत पर तो इमरान खान साहब ने गवाहियाँ दी हुई हैं, इसलिए उनको सदारत का उम्मीदवार बनाया था 2013 में तहरीक इंसाफ की तरफ से। आपको लगता है कि आपका प्रोग्राम बहुत संजीदा है, शायद बाकियों का ख्याल ना हो, लेकिन आपको बुला लिया इसलिए आपको लग रहा है कि प्रोग्राम संजीदा नहीं है। यकीन कीजिए संजीदा है। अब आपको इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर बना दिया तो आपको बुला लिया, मगर है संजीदा है। आपको बुला लिया तो आपको लग रहा है नहीं है। मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि प्रोग्राम संजीदा रहे, लेकिन आप खुद ही उसको एक लतीफ़ा बनाना चाह रहे हैं। असल बात यह है कि देखिए, जो भी इल्ज़ामात हो या जो भी कॉन्टेक्स्ट हो, वो एक कॉन्टेक्स्ट में गुफ्तगू होती है, कॉन्टेक्स्ट में बातचीत होती है। और जब इस कॉन्टेक्स्ट में बातचीत है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और इसी तरीके से जो भी अदालतों में जाएंगे मुकदमात, उनका फैसला होना चाहिए। और इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि अदालतों में हमारे खिलाफ मुकदमात का फैसला ना हो और हम जो करते हैं उनका फैसला हो। हमने तो इलेक्शन कमीशन में भी यही बात कही है कि जो फॉर एग्जांपल फंडिंग का केस है, तो सारी जमातों का फैसला करें और लोगों के सामने कंपैरिजन रखें। इस मामले में भी हमने कब कहा है कि हमारे खिलाफ जो मुकदमे हैं उनका फैसला नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। गवादर में मौलाना हिदायतुर रहमान की सरबराही में हक दो तहरीक का धरना जो गुज़िश्ता 32 दिन से जारी था, वो आज मुतालबात की मंजूरी के बाद ख़त्म कर दिया गया है, मगर साथ ही खबरदार किया गया है कि अगर मुतालबात पर अमल दरामद नहीं हुआ तो फिर कोयटा की तरफ मिलियन मार्च किया जाएगा और फिर इस्लामाबाद का भी रुख किया जाएगा। धरने के खात्मे के ऐलान से मुताल्लिक सूबाई वजीर बराए मनसूबाबंदी ज़हूर बुलेदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि वज़ीर आला की मौजूदगी में मौलाना हिदायतुर रहमान से मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। हुकूमत ने मौलाना साहब के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं और धरना ख़त्म करने का फैसला किया गया है। आज मौलाना हिदायतुर रहमान और वज़ीर आला कुद्दूस बिज़ंजो ने धरना गाह में एक मुआहदे पर दस्तखत किए। इस मुआहदे में जो ट्रॉलर माफिया से मुताल्लिक मामला तय पाए हैं, उसके मुताबिक आइंदा अगर कोई ट्रॉलर असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज की हदूद में पाया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ट्रॉलिंग की रोकथाम के लिए ज्वाइंट पेट्रोलिंग की जाएगी, जिसमें माहीगीर भी शामिल होंगे और माहीगीरों को समंदर जाने की आज़ादी होगी। जबकि बॉर्डर उमूर से मुतालिक जो मामला तय पाए हैं, उसके मुताबिक ट्रेड यूनियंस का खात्मा किया जाएगा। बॉर्डर का कारोबार जिला इंतजामिया के मुरत्तिब करदा ज़ाब्ते के मुताबिक बहाल किया जाएगा, जबकि बॉर्डर तिजारत FC से लेकर जिला इंतजामिया के हवाले की जाएगी और जिला इंतजामिया को तमाम इख्तियारात भी दिए जाएंगे और इस मुआहदे पर 1 माह के अंदर अमल किया जाएगा। इसी तरह गैर ज़रूरी चेक पोस्ट से मुतालिक जो मुआहदा तय पाया है, उसके मुताबिक जिला गवादर, केच और पंजगोर में गैर ज़रूरी चेक पोस्ट के खात्मे के लिए मुश्तरका कमेटी तश्कील दी जाएगी, जो गैर ज़रूरी चेक पोस्ट के खात्मे के लिए सिफारिशात पेश करेगी। इसी तरह वज़ीर आला गवादर के माहीगीरों के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान करेंगे। हक दो तहरीक के कारकुनान के खिलाफ तमाम मुकदमात फौरी तौर पर ख़त्म किए जाएंगे और मौलाना हिदायतुर रहमान का नाम 4th शेड्यूल से खारिज किया जाएगा। मकरान डिवीजन के रिहायशी इलाकों में चादर और चारदीवारी का एहतराम किया जाएगा। कोस्ट गार्ड और कस्टम की तहवील में जितनी बोट्स, कश्तियाँ और गाड़ियाँ हैं, उन्हें रिलीज करने के लिए सूबाई हुकूमत हर किस्म का ताउन करेगी। ये वो मामलात थे जिस पर इत्तफाक हो गया है और ये गुज़िश्ता 1 माह से जारी एहतजाज से मुताल्लिक एक बड़ी पेशरफ्त है। कल से सूबाई हुकूमत के नुमाइंदे गवादर में मौजूद रहे। खुद वज़ीर आला बलूचिस्तान कुद्दूस बिज़ंजो गवादर पहुंचे और गुज़िश्ता रात से आज शाम तक मुजाहिरीन के साथ बलूचिस्तान हुकूमत के मुतादिद राउंड्स पर मबनी मुज़ाकरात हुए। सिर्फ यही नहीं, वज़ीर आज़म की हिदायत पर 2 वफाकी वज़रा असद उमर और जुबैदा जलाल भी गवादर पहुंचे और दोनों वफाकी वज़रा ने वज़ीर आला बलूचिस्तान की सरबराही में सूबाई हुकूमत के वफ़द से मुलाकात की और इजलास में गवादर के मुजाहिरे समेत CPEC से मुतालिक मुख्तलिफ मनसूबों का जायजा लिया गया और फिर असद उमर ने यकीन दहानी कराई
कि गवादर का धरना जल्द खत्म हो जाएगा। और फिर वज़ीर आला बलूचिस्तान कुद्दूस बिजनजो खुद धरनागाह पहुंचे और मुजाहिरीन के तमाम मुतालबात तस्लीम किए गए, जिसके बाद मौलाना हिदायतुर रहमान ने धरने के खात्मे का ऐलान किया। अहम बात यह है कि गवादर में जारी ये धरना इस पूरे अरसे के दौरान पुरअमन रहा, कोई तशद्दुद का वाक़या या बदनज़मी के मामलात सामने नहीं आए। और बड़ी बात यह है कि ख़वातीन की बड़ी तादाद की इस धरने में मौजूदगी नज़र आई। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद जिक्र होगा आज 50 साल हो गए हैं जब मशरिकी पाकिस्तान बांग्लादेश बना। क्या बदला है, कहाँ बांग्लादेश खड़ा है, कहाँ हम खड़े हैं, तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। आज 16 दिसंबर है। आज से 50 साल पहले मशरिकी पाकिस्तान हमसे अलग हुआ और बांग्लादेश बन गया। होना तो ये चाहिए था कि हमसे अलग होने के बाद बांग्लादेश पछताता, हम तरक्की करते और उसे एहसास होता, क्योंकि वसाइल हमारे पास थे, बेहतर सिविल ब्यूरोक्रेसी और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास था, मुनज़्ज़म फ़ौज हमारे पास थी, इदारे हमारे पास थे। मगर फिर हुआ क्या? आज 50 साल बाद हम कहाँ खड़े हैं और बांग्लादेश कहाँ खड़ा है? वो मुल्क जिसे साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर ने बास्केट केस करार दिया था, मुआशी मसाइल के बोझ तले दबा हुआ मुल्क जिसके मुआशी मुस्तकबिल पर सवालात उठाए गए थे, मगर आज बांग्लादेश की मुआशी कारकर्दगी हमसे बेहतर है। इन 50 सालों में बांग्लादेश की फ़ी का आमदनी में 25 गुना इजाफा हुआ। ये पाकिस्तान और भारत से भी ज़्यादा हो गई। ग़िज़ाई पैदावार में 4 गुना और बरामदात में 100 गुना इजाफा हुआ, जबकि आबादी में इजाफे को काबू में रखा गया और गुर्बत की शरह 20% हो गई। आज 50 साल के बाद हम कहाँ खड़े हैं और बांग्लादेश कहाँ पहुँच गया है, तफसील से जायजा लेते हैं। 1971 में बांग्लादेश की GDP सिर्फ 8 अरब डॉलर्स थी, जबकि पाकिस्तान की GDP 11 अरब डॉलर्स थी। और फिर 17 साल के बाद भी 1988 में पाकिस्तान की GDP 40 अरब डॉलर हो गई, जबकि बांग्लादेश की मईशत महज 26 अरब डॉलर्स थी। और उस वक्त भी पाकिस्तान की फ़ी का आमदनी 380 डॉलर थी, जबकि बांग्लादेश की फ़ी का आमदनी हमसे बहुत कम 270 डॉलर्स थी। मगर फिर हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हालात व वाक़यात बदले और 30 सालों में बांग्लादेश हमें पीछे छोड़ता चला गया। 10 साल के बाद 1998 में बांग्लादेश की मईशत 50 अरब डॉलर्स पर पहुंच गई, जबकि पाकिस्तान का GDP 60 अरब डॉलर्स हो गया। फिर 2003 में पाकिस्तानी मईशत का हुजूम 83 अरब डॉलर्स और बांग्लादेश का मईशत का हुजूम 60 अरब डॉलर्स ही रहा। 2 साल बाद यानी 2005 में पाकिस्तानी मईशत 100 अरब डॉलर्स तक पहुंची और बांग्लादेशी मईशत 70 अरब डॉलर्स तक पहुंच गई। और फिर 2 साल बाद यानी 2007 में पाकिस्तान का मुआशी हुजूम 150 अरब डॉलर्स हो गया, बांग्लादेश का मुआशी साइज़ 80 अरब डॉलर्स हो गया। 2010 में पाकिस्तानी मईशत 177 अरब डॉलर्स पर पहुंच गई, बांग्लादेशी मईशत 111 अरब डॉलर्स तक पहुंच गई। और फिर 2012 में पाकिस्तानी मईशत 225 अरब डॉलर्स पर पहुंची और बांग्लादेशी मईशत 133 अरब डॉलर्स पर पहुंची। 2014 में पाकिस्तान की मईशत 250 अरब डॉलर हो गई, बांग्लादेश की मईशत पौने 200 अरब डॉलर्स हो गई। और 2018 में हम 314 अरब डॉलर्स पर पहुंचे, 300 अरब डॉलर्स क्रॉस हो गया, जबकि बांग्लादेश की मईशत भी पीछे करीब आ गई और वो 275 अरब डॉलर्स तक पहुंच गई। और फिर 2019 और 2020 के 2 माली सालों में हमने तरक्की नहीं की, मगर बांग्लादेश की मुआशी तरक्की का सिलसिला जारी रहा और बांग्लादेशी मईशत 300 अरब डॉलर्स से ऊपर चली गई। हम रुपया गिरने से डॉलर्स में और पीछे चले गए और पाकिस्तान की मईशत 315 अरब डॉलर से गिरकर 270 अरब डॉलर्स रह गई, जो गुज़िश्ता माली साल में रुपये की कदर में बेहतरी और GDP ग्रोथ की वजह से 296 अरब डॉलर्स पर पहुंची। मगर रुपया फिर गिर गया है, बांग्लादेशी टका फिर स्ट्रॉन्ग है, मगर बांग्लादेश मजीद आगे निकलता जा रहा है। कोरोना के दौरान भी बांग्लादेश की मईशत मनफी नहीं हुई। यही नहीं, बांग्लादेश जो 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ और जिसकी मईशत बहुत पीछे थी, हम उससे आबादी में आगे निकल गए और मईशत में बांग्लादेश आगे निकल गया। जो आबादी 50 साल पहले तकरीबन बराबर थी, आज उसमें 6 करोड़ आवाम का फ़र्क है। पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है और बांग्लादेश की आबादी 16 करोड़ है, हमसे 6 करोड़ कम। और आज बांग्लादेश की फ़ी का आमदनी जो 50 साल पहले हमसे बहुत पीछे थी, वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। 1971 में पाकिस्तान बांग्लादेश से 70% ज़्यादा अमीर था और आज बांग्लादेश पाकिस्तान से 45% ज़्यादा अमीर है। बांग्लादेश के कैबिनेट सेक्रेटरी के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल में बांग्लादेश की फ़ी का आमदनी में 9% का इजाफा हुआ और वो 2227 डॉलर्स पर पहुंच चुकी है, जबकि पाकिस्तान की फ़ी का आमदनी में डॉलर्स में गुज़िश्ता 3 वर्षों में कमी आई और गुज़िश्ता माली साल में इजाफे के बावजूद 1543 डॉलर्स पर पहुंची। क्योंकि पाकिस्तानी रुपया मुसलसल गिर रहा है, बांग्लादेशी टका निस्बतन उतना नहीं गिरा, मगर गुज़िश्ता 3 वर्षों में वो मुस्तहकम रहा और हमने तरक्की भी बांग्लादेश से बहुत कम की। बांग्लादेश ने पाकिस्तान और भारत दोनों को पीछे छोड़ दिया है। 1 जून 2021 को शाया होने वाली ब्लूमबर्ग के आर्टिकल के मुताबिक भारत जो ये समझता रहा है कि जनूबी एशिया में सिर्फ उसकी मईशत अहम है, अब उसे भी ये समझना होगा कि वो बांग्लादेश से फ़ी का आमदनी के मुकाबले में गरीब है, क्योंकि बांग्लादेश की फ़ी का आमदनी 2227 डॉलर्स के मुकाबले में भारत की फ़ी का आमदनी इस साल 1947 डॉलर्स रह गई है। इसकी वजह यह है
कि कोरोना में भी बांग्लादेश की मईशत मनफी नहीं हुई। अच्छी पॉलिसीज के साथ बांग्लादेश मस्बत जीडीपी के साथ ग्रो करता रहा। पाकिस्तान का जीडीपी -0.5 तक गया, भारत की मईशत -7.3 तक गई, यानी सुकड़ गई। इस साल IMF बांग्लादेश की मईशत के लिए और बेहतर तवक्को कर रहा है। 2022 में 7.5% की तरक्की देख रहा है, जबकि पाकिस्तानी हुकूमत खुद अगले साल के लिए 4.8% का टारगेट दे रही है। अब 5% की तरक्की के आसार आते ही करंट अकाउंट खसारा और शरह सूद पाकिस्तान का पहले ही बढ़ गया है। महंगाई 11.5% और शरह सूद 0.9% पर चली गई है। बांग्लादेश में महंगाई भी हमसे आधी है, शरह सूद भी हमसे आधी है, करंट अकाउंट खसारा भी कंट्रोल में है और तरक्की का सफ़र भी जारी है। यानी इसी तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश की मईशत में फ़र्क बढ़ता चला गया है और बढ़ रहा है। बांग्लादेश और आगे निकल रहा है। ब्लूमबर्ग के आर्टिकल के मुताबिक बांग्लादेश की मुआशी तरक्की 3 सुतूनों पर खड़ी है और वो सुतून है बरामदात, मुआशी तरक्की और माली मामलात में दानिशमंदी। 2011 से 2019 के दरमियान बांग्लादेश की बरामदात में हर साल 8.6% का इजाफा हुआ, जबकि पूरी दुनिया की बरामदात में सिर्फ 0.4% इजाफा हुआ। और इस कामयाबी की बुनियादी वजह बांग्लादेश का मुसलसल टेक्सटाइल मलबूसात की बरामदात पर फोकस है। इसके साथ साथ एक अहम वजह खवातीन का बांग्लादेश की लेबर फोर्स में पाकिस्तान और भारत के मुकाबले में ज़्यादा बढ़ता हुआ किरदार है, जबकि बांग्लादेश ने अपना कर्ज भी कंट्रोल में रखा, जो जीडीपी का 30 से 40% के दरमियान है। बांग्लादेश का भी टैक्स टू जीडीपी रेशो इतना अच्छा नहीं है, मगर खर्चे भी कंट्रोल में हैं, जिसकी वजह से खसारे कम हैं, जबकि भारत और पाकिस्तान का कर्ज 80% से ज़्यादा है। इसकी वजह से बांग्लादेश के प्राइवेट सेक्टर को कर्ज लेने और सरमायाकारी करने की गुंजाइश और मौके मिलते रहे हैं। ये अहम बात है कि बांग्लादेश ने जनूबी कोरिया और वियतनाम की तरह तेज़ी से तरक्की नहीं की है और ना ही उसकी बरामदात में उन ममालिक की तरह उतनी ही तेज़ी से इजाफा हुआ है। जहाँ जनूबी कोरिया और वियतनाम ने अपनी बरामदात को फैलाकर टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत पर इन्हिसार बढ़ा दिया है, डाइवर्सिफाई किया है, तो वहीं बांग्लादेश का इन्हिसार महज टेक्सटाइल सेक्टर में वैल्यू एडिशन पर रहा है। यानी बांग्लादेश के मुकाबले में इस खित्ते की दीगर मईशतों ने बहुत बेहतर कारकर्दगी दिखाई है, जिनका मवाजना बांग्लादेश से किया जा सकता है, मगर बांग्लादेश ने हमसे बेहतर कारकर्दगी दिखाई है। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश की बरामदात का मवाजना करते हैं। ये बहुत अहम मवाजना है, क्योंकि बरामदात किसी भी मईशत की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी होती है। खसारा कम होता है, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ते हैं। 1999 में बांग्लादेश की बरामदात $6 अरब थी, जबकि पाकिस्तानी बरामदात $8.40 अरब थी। मगर 1999 से 2005 तक पाकिस्तानी बरामदात $8 अरब से $15 अरब तक पहुंची। बांग्लादेश की बरामदात $9.5 अरब तक पहुंची। 2008 में पाकिस्तान की बरामदात बढ़कर $22 अरब हो गई। बांग्लादेश की बरामदात $15.5 अरब तक पहुंची और फिर बांग्लादेश हमसे आगे निकलने लगा। साथ ही उस ज़माने में बांग्लादेश ने एक्सपोर्ट्स के लिए नई मार्केट्स ढूंढी, वैल्यू एडिशन पर तवज्जो दी, ज्वाइंट वेंचर्स किए ताकि उन्हें आइंदा फ़ायदा हो। और जनरल मुशर्रफ के दौर के बाद जब पाकिस्तान को फौरी तौर पर IMF के पास जाना पड़ा, तो बांग्लादेश में बरामदात पर तेज़ी से काम हो रहा था। और 2013 में जब पाकिस्तान 5 साल बाद एक बार फिर से IMF प्रोग्राम में जा रहा था, पाकिस्तान की बरामदात बमुश्किल $3 अरब बढ़कर $25 अरब पर पहुंची थी, जबकि बांग्लादेश $25 अरब के साथ पाकिस्तान के बराबर आकर खड़ा हो गया था। और फिर उसके बाद पाकिस्तानी बरामदात $25 अरब से आगे नहीं बढ़ सकती। 2018 में पाकिस्तान की बरामदात उल्टा कम होकर $23.5 अरब तक पहुंच गई और बांग्लादेश $40 अरब से ऊपर निकल गया, हमसे बहुत आगे चला गया। हम मुश्किल से $25 अरब से ऊपर नहीं जा पाए। इस साल अगर $31 अरब के पास बरामदात गई तो दरामदात $70 अरब से ऊपर होने का खदशा है। 3 सालों में तकरीबन 45% करेंसी गिराकर भी नवंबर में $8 अरब की दरामदात और $2.9 अरब की बरामदात हुई हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का खसारा अभी भी बरकरार है। बांग्लादेश के मसाइल नहीं हैं। 3 साल में बरामदात में महज $600 मिलियन का इजाफा हुआ और $24.7 अरब से $25.3 अरब पर पहुंची। अब अगले साल के लिए $31.2 अरब का टारगेट है। उस वक्त करंट अकाउंट खसारे को सिर्फ तरसीलात ज़र यानी रेमिटेंसेस से हमें मदद मिली हुई है, जिनमें 3 सालों में $19.9 अरब से $29.3 अरब तक तकरीबन $9.5 अरब या 50% का इजाफा हुआ है पाकिस्तान का। मगर यहाँ भी बांग्लादेश की कारकर्दगी हमसे बेहतर है। बांग्लादेश की तरसीलात ज़र में 3 सालों में 70% यानी $10 अरब का इजाफा हुआ है और वो $14.9 अरब से $24.7 अरब पर पहुँच चुकी हैं। यानी गुज़िश्ता 3 सालों में बांग्लादेश में तरसीलात ज़र में परसेंटेज में ज़्यादा इजाफा हुआ है। मईशत में बेहतरी के लिए बरामदात और बैरूनी सरमायाकारी बढ़ाना नागुज़ीर है। पाकिस्तान की बरामदात जीडीपी का 10% से भी कम है, जबकि बांग्लादेश और भारत की बरामदात जीडीपी का 15% से ज़्यादा है। वियतनाम की बरामदात उनके जीडीपी का 100% से भी ऊपर है। बांग्लादेश की बरामदात में 84% हिस्सा गारमेंट्स का है। बांग्लादेश चीन के बाद दूसरा बड़ा एक्सपोर्टर है। बहरहाल अब 50 साल बाद बांग्लादेश मुआशी तरक्की में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत को भी पीछे छोड़ रहा है। 2019 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बांग्लादेश की मईशत पर एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की मईशत भारत से ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रही है। 2010 से 80 लाख अफराद गुर्बत से निकल आए हैं और सिर्फ 10 साल में फ़ीकस आमदनी में 3 गुना इजाफा हो गया है। बांग्लादेशी मईशत में तेज़ी से बेहतरी की 4 वजूहात हैं। पहली वजह
कि बांग्लादेश में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी गारमेंट्स इंडस्ट्री है। सिर्फ चीन बांग्लादेश से आगे है और गारमेंट्स की एक्सपोर्ट्स हर साल तकरीबन 16% से बढ़ रही हैं। दूसरी वजह बड़ी तादाद में नौजवान वर्क फोर्स है। बांग्लादेश दुनिया की 8वीं बड़ी आबादी है, मगर उसकी आधी आबादी 25 साल से कम उम्र अफराद पर मुश्तमिल है। नौजवान टेक्नोलॉजी को आसानी से कबूल कर लेते हैं और तेजी से सीखते हैं। तीसरी वजह डिजिटल पावर है। बांग्लादेश में 60 लाख IT फ्रीलांसर्स हैं, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा तादाद है। टेक्नोलॉजी बांग्लादेशियों को फॉर्मल इकोनॉमी से जोड़ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट्स तक रसाई हासिल कर रहे हैं। चौथी वजह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यह बताई कि बांग्लादेश नॉलेज बेस्ड सोसाइटी की तरफ बढ़ रहा है। फार्मिंग और मैन्युफैक्चरिंग में तब्दीलियां लाई जा रही हैं। बांग्लादेश ढाका में अपनी टेक्नोलॉजी हब कायम कर रहा है। नए कारोबारी अफराद को ज़बरदस्त किस्म के टैक्स रियायतें दी जा रही हैं और सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए 100 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कायम किए गए हैं। बांग्लादेश का अज़म है कि वह आइंदा 20 सालों में तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएगा। बांग्लादेश की तरक्की में बरामदात, खासतौर पर गारमेंट्स की बरामदात का बड़ा अहम किरदार है। उस इंडस्ट्री में ख़वातीन लेबर का अहम किरदार है। 40 लाख बांग्लादेशी इस इंडस्ट्री से बरह रास्त जुड़े हुए हैं और उसमें 80% ख़वातीन हैं। बांग्लादेशी ख़वातीन का मईशत में किरदार पाकिस्तान और भारत से बहुत ज़्यादा है। अहम बात यह है कि बांग्लादेश में हुकूमत पर अपोजिशन को टारगेट करने का इल्ज़ाम लगता है, जमहूरी आज़ादियाँ ख़त्म करने का इल्ज़ाम लगता है। हुकूमत और अपोजिशन में शदीद इख्तलाफात हैं और ये सब बांग्लादेश की तरक्की को मुतासिर करते हैं। मगर मुआशी पॉलिसियों का तसलसल है और सरमायाकारों को यह एतमाद रहा है कि हुकूमत बदलने से पॉलिसी उस तरह नहीं बदल जाएगी कि उनकी सरमायाकारी ही खतरे में पड़ जाए। यानी सियासी अदम इस्तेहकाम के बावजूद मुआशी पॉलिसियों में इस्तेहकाम पर इत्तफाक है। आज साबिक स्टेट बैंक गवर्नर डॉक्टर इशरत हुसैन ने इस हवाले से अपने आर्टिकल में लिखा है कि सख्त सियासी दुश्मनी होने के बावजूद वहाँ मुआशी पॉलिसियों, प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स का तसलसल बरकरार है। सियासी जमातें मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम, माली दूरंदेशी, तिजारत में तोसी, प्राइवेट सेक्टर के लिए मराहत और मुआशी तरक्की के अपनी बुनियादों से पीछे नहीं हटी। पॉलिसी में तब्दीली ना करने की वजह से देखा गया है कि हुकूमत की तब्दीली के बावजूद ऐसी कोई अचानक तब्दीली नहीं आई जो सरमायाकारों और मार्केट के जज्बात पर मनफी असर डाले और यूँ सरमायाकारों को बिला तात्तुल अपना काम जारी रखने का मौका मिला, जो वक्त के साथ मुआशी तरक्की का बाइस बना। और यूँ 50 साल में बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया। मगर हमारा मामला ये है कि हमने हकीकत का सामना करने के बजाय हकीकत से नज़रें चुराई, हकीकत को छुपाया। जब ढाका हाथ से निकला और शिकस्त हो गई तो उसके अगले दिन अखबारों में ये हेडलाइंस लगवाई गई कि उस वक्त के सदर और आमिर जनरल याया खान का कहना है कि जंग जीत तक जारी रहेगी, जबकि कम नुमाया खबर में लिखा गया था कि भारतीय फौजी दस्ते ढाका में दाखिल हो गए और पाकिस्तानी फौजियों के साथ मुज़ाकरात के बाद अब जंग रुक गई है। यानी सेंसरशिप ने मगरबी पाकिस्तान की आवाम को सूरत हाल के बारे में अंधेरे में रखा, हक़ाइक़ आवाम के सामने नहीं आए। ये होता है सेंसरशिप का नतीजा। सच को रोक कर आप सच्चाई को रोक नहीं सकते, हकीकत को बदल नहीं सकते और मुस्तकबिल में भी अपनी तस्हीह कर नहीं सकते। याया खान का बयान छप रहा था कि आखिर तक लड़ाई जारी रखेंगे, मगर मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो चुका था, हथियार डाले जा चुके थे। ना उस वक्त सच छापा गया, न बाद में हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट सामने लाकर अवाम को सच बताया गया। मगर क्या सच छुपाकर, अपनी गलतियाँ छुपाकर हमने गलतियाँ दोहराना छोड़ दी या गलतियों की तस्हीह की? ज़रा सोचिए। शामिल करें। सिंध के बाद अब पंजाब की इंडस्ट्री की गैस भी बंद कर दी गई है। एहतजाज कर रही है इंडस्ट्री। पंजाब की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कैप्टिव पावर प्लांट्स को फराहम की जाने वाली गैस बंद कर दी गई है, जिस पर ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया है। खदशात का इज़हार कर दिया है कि इस बंदिश से टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बरामदात पर बहुत ही मनफी असरात पड़ेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री का पहिया रुक जाएगा। एफ्टमा के खत के मुताबिक वज़ारत तवानाई ने पंजाब के एक्सपोर्ट सेक्टर को यकीन दिलाया था कि उन्हें बिला ताअत्तुल गैस फराहम की जाएगी और गैस का रेट बढ़ाकर $6.5 फी MMBTU से $9 फी MMBTU कर दिया। और जब वज़ीर तवानाई ने ये यकीन दहानी कराई तो उस वक्त मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद भी मौजूद थे। मगर इसके बाद 15 दिसंबर को गैस की सप्लाई बंद कर दी गई। हमाद अज़हर ने इस खत के बाद ट्विटर के जरिए इंडस्ट्री को जवाब दिया तो एफ्टमा ने ट्विटर पर ही वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर के बयान को हक़ाइक़ के बरक्स करार दे दिया। हुकूमत से तो इस गैस के बहरान पर हम सवालात उठाते ही रहे हैं, इस खदशे का पहले इज़हार करते रहे कि ये क्राइसिस आने वाला है। आज भी हमाद अज़हर साहब को हमने दावत दी मगर वो नहीं आए। मगर इंडस्ट्री से भी सवालात पैदा होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त बरामदात बढ़ाने की शदीद ज़रूरत है। मगर इंडस्ट्री कह रही है कि बरामदात बुरी तरह मुतासिर होंगी। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म को ख़त लिखने वाले एफ्टमा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शाहिद सत्तार साहब। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। और साहब आज वज़ीर तवानाई ने भी ज़ाहिर ट्वीट्स किए, वो कहते हैं कि प्रोसेस गैस तो दी जा रही है, जो कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं जिनके पास बिजली के कनेक्शन मौजूद हैं उनकी सिर्फ और सिर्फ गैस काटी गई है। अब आप जो कहते हैं कि जी $6.5 से $9 कर दी गई थी कीमत फी MMBTU, मगर इस गारंटी के साथ की गई थी कि आपकी गैस नहीं काटी जाएगी, तो ये गारंटी दी थी उन्होंने कि कैप्टिव पावर प्लांट्स की भी गैस नहीं काटी जाएगी, किसी भी सूरत आप सिर्फ रेट के लिए मान जाए और आप मान गए?
देखिए सर, अव्वल तो ऐसा वादा हर सूरत था जो कि रज़ाक दाऊद साहब की मौजूदगी में हमाद अज़हर साहब ने बाकायदा होशो हवास में ये कहा कि जी $9 अगर आप कर दें प्राइस तो हम लोड शेडिंग नहीं करेंगे गैस की, जिसके ऊपर हमारे एक मेंबर आमिर फयाज साहब ने कहा कि जी $9 पे हम मान तो जाएं लेकिन आप इसकी कंटिन्यूटी की हमें वादा करें। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। उसके चंद दिन बाद वो चले गए इसमें कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी में और कहा जी कि 15 दिसंबर से इनकी लोड शेडिंग कर देंगे। नहीं, वो आप कह रहे हैं वो कैबिनेट कमेटी में चले गए वादा करके, मगर वो ट्वीट कर रहे हैं कि आप लोग अदालत गए हैं और $9 का अग्री किया और आप फिर अदालत क्यों गए? सर नहीं देखें, जब हमने अग्री किया उसके बाद उस शर्त पे किया कि हमारी लोड शेडिंग नहीं होगी। जब ये कैबिनेट कमेटी में चले गए कि हम लोड शेड करेंगे तो हमारे पास क्या रह गया? हमारे पास रेट भी चला गया और गैस भी नहीं रही, तो हम क्या करें, किधर जाएं? आई मीन कोई एक तो जहाँ पे जो बात यहाँ एक हुकूमत जो वादा करती है, हमाद अज़हर का पर्सनल वादा तो नहीं, ये हुकूमत का वादा बनता है ना। तो उसके बाद उससे फिर जाना और फिर चंद दिनों बाद और फिर कहना जी हम रेट भी डबल दें और गैस भी नहीं मिलेगी, ये तो नामुमकिन सी बात है ना। और सब मगर मसला ये है कि जो 14 कार्गो का इंतज़ाम कर सकती थी हुकूमत, मगर सिर्फ 10 कार्गोज़ का इंतज़ाम कर सकी, यानी 400 MMCFD कम आए। तो फिर तो वाज़े तौर पर नज़र आ रहा था सर्दियां बढ़ेंगी तो गैस बचेगी नहीं, इंडस्ट्री को कैसे फराहम करेंगे? तो मुझे ये समझ से बाहर है कि आपसे वादा कर कैसे लिया? जी, उस मीटिंग में ज़बानी हमाद साहब ने कहा कि हम बाकी सेक्टर्स में गैस लोड मैनेजमेंट करके आपकी गैस पूरी करेंगे। ये बाकायदा रिकॉर्डिंग है हमारे पास। आपके पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, मगर जब ये फैसला इसके बरक्स किया गया कि आपके कैप्टिव पावर प्लांट्स की बिजली की जो गैस है वो बंद की जा रही है, तो फिर आपसे बात करके किया या खुद ही कर दिया? नहीं, अच्छा, ये कैबिनेट में लेके गए ये लोड मैनेजमेंट प्लान जिसमें लिखा हुआ था हमें बंद करेंगे, बंद कर दिया। इनका इरादा शुरू दिन से ही हमें बंद करने का था, क्योंकि एक्चुअली ये सारी गेम खेली जा रही है कि जो इनकी अपनी कोताही है उसकी तरफ से तवज्जो हटाने की। गैस अरेंज नहीं कर सके तो कैप्टिव का उछाल के, एप्टमा का उछाल के, सारे जो डायलॉग है उस तरफ चला गया और इनकी नाअहली जो छुप गई। मतलब अगर इसमें मसला है कि सर्दियों की वजह से डिमांड ज़्यादा है, पाकिस्तान की जो लोकल गैस है, सिस्टम गैस, उसकी सप्लाई साल से कम हुई है, तो उसकी वजह से आप मुतासिर हो रहे हैं, या फिर LNG का इंतज़ाम नहीं कर सके, जो दरामद करनी थी वो नहीं कर सके, उसकी वजह से आप हो रहे हैं? ये इनकॉम्पिटेंस का मसला है या शॉर्टेज का मसला है? जी बिल्कुल इनकॉम्पिटेंस है। देखें ना, हमारी टोटल जो हमें रिक्वायरमेंट है वो तो 150 MMCFD मैक्सिमम है, तो 150 MMCFD तो एक कार्गो और मंगवा लेते तो पूरी हो जाती है, और 50 MMCFD हम वैसे ही लोड मैनेजमेंट कर लेते हैं। ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ना हमसे इन्होंने बैठ के कोई बात की। $21 पे हम जा रहे थे, ये अब 21 से आप 15-16 पे आप देखेंगे अगले साल ख़त्म होगा। $4-5 बिलियन एडिशनल जो लोन लेना पड़ेगा वो पाकिस्तान कहाँ से अरेंज करेगा? हमाद साहब से पूछना चाहिए ये चीज़। साहब अगर ये बताइए ना कि अब देखें पाकिस्तान को वैसे ही करंट अकाउंट खसारे का सामना है, आपसे तवक्को की जा रही थी कि 20 से 21 अरब डॉलर्स पर आप अपनी बरामदात को बढ़ाकर लेके जाएंगे। अगर आप के पास बिजली के कनेक्शन मौजूद हैं, जो कि हम अज़हर साहब कह रहे हैं, और 9 सेंट पर ऑल इंक्लूसिव आपके पास मौजूद हैं, तो आप प्रोडक्शन कीजिए, 1-2 महीने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। सर, हमारा ख़त भी मौजूद है, हम पिछले 2-3 साल से लगे हुए हैं, हमने पैसे भी पे किए हुए हैं, हमारी बिजली के कनेक्शन बढ़ाए जाएं, कोई एक भी कनेक्शन एनहांस नहीं किया गया। एक दूसरी बात ये कि आप डिस्को में जाएं तो वो तो हमें उठा के बाहर फेंकते हैं, कहते जी हम आपकी जो एप्लीकेशन है उसको एंटरटेन ही नहीं करते कि हम तो ये मैनेज ही नहीं कर पाएंगे। एक दूसरी बात ये कि जी जब आप बिजली बनाते हैं गैस से तो उससे आप पानी भी गर्म इस्तेमाल करते हैं, स्टीम भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो पूरा प्रोसेस तब चलता है बिजली गैस पानी, बिजली स्टीम पानी। लेकिन जब आप बिजली के लिए गैस बंद करते हैं, ना स्टीम बनेगी ना पानी गर्म मिलेगा, तो प्रोसेस तो पूरा रुक गया ना। आप बिजली से स्टीम और पानी तो नहीं गर्म कर सकते। और जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स जिनकी बात कर रहे हैं कि जिनको हम दे रहे हैं गैस,
वो चलते हैं लेस दैन 40% एफिशिएंसी पे। जो कंबाइंड साइकिल प्लांट हैं वो तो 60-70-80% एफिशिएंसी पे चलते हैं। सारी दुनिया ये मानती है, सारी दुनिया ये काम करती है। क्या हमाद साहब को नज़र नहीं आता? वैसे मैं ये जो कंबाइंड साइकिल वाला है, को जनरेशन वाला, इस पर आ रहा हूँ मैं, मगर उससे पहले मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, अगर सबके पास कनेक्शन मौजूद है, जैसे कि हमाजर साहब कह रहे हैं 9 सेंट की ऑल इंक्लूसिव मौजूद है और बिला तात्तुल की अगर हुकूमत गारंटी देती है, तो अगर सबके पास है ना, तो फिर क्यों नहीं ली जा सकती? आप कह रहे हैं कि आपको इंटरटेन नहीं करते हैं, जो इस वक्त डिस्कोज हैं वो क्यों नहीं करते हैं जब इतनी सारी बिजली मौजूद है? सर 9 सेंट हो या 0 सेंट हो, अगर हम बिजली इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे, ना डिस्को हमें दे पाती है। मैं आप ख़त लगा हुआ है हमारा उसी ख़त के साथ जो प्राइम मिनिस्टर को गया है, जो हमने चंद दिन पहले लिखा है कि जी इन्होंने कहा जी 4 महीने बाद आपके मसले हल करेंगे बिजली कनेक्शंस के। 221 हमने एप्लीकेशंस दी हुई हैं, जिसके ऊपर एक भी एप्लीकेशन पे अमल दरामद नहीं हो सका, नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्कोज इनकी नहीं काबू में। ये हमाद साहब को अपने सेक्रेटरी पावर से पूछना चाहिए ये क्या हो रहा है। सब हुकूमत कहती है हमने डिस्ट्रीब्यूशन पर और कनेक्शंस वगैरह पर काम किया है। अब गर्मी में 24-25 हज़ार मेगावाट डिमांड होती है, सर्दियों में तो 10,000-11,000 मेगावाट डिमांड है बिजली की, यानी बहुत सारी सरप्लस मौजूद है, हालांकि आइडल सिस्टम में ना भी हो तब भी। तो फिर क्यों हुकूमत नहीं देगी? और पहले नज़र आ रहा था कि गैस नहीं होगी, 1-1.5 साल से नज़र आ रहा था, तो क्या वजह है कि ये चीज़ नहीं रिजॉल्व हुई है? ये मसला ये नहीं है, मसला ये है कि इन्होंने ना अपने डिस्ट्रीब्यूशन ना जनरेशन इस पे ट्रांसमिशन पे कोई ख़र्चा नहीं किया, उसको नहीं मॉडर्नाइज़ किया, उसको 1.5-2 साल से हर चीज़ अटकी हुई है। आप पूछें जी, नेपरा ने अलाउ किया कि 7.5 मेगावाट तक इंडस्ट्रियल यूनिट ले सकता है बग़ैर अपना ग्रिड लगाए। ये किसी डिस्को ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। क्यों नहीं किया? और इसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी भी लिखती रही, हम भी लिखते रहे और बेतहाशा मीटिंग्स में गए। हमने बड़ी तफसीलन मीटिंग्स की हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी से, नेपरा से, हर जगह कि जी इन मामलात को हल करें कि मैक्सिमम हम बिजली की तरफ जाएं। लेकिन बिजली ना मिले तो उसमें हमारा क्या कसूर है? वैसे मगर ये जो आप को जनरेशन प्लांट है कंबाइंड साइकिल, आप क्या वजारत के साथ बैठ सकते हैं इस पर, और ताकि बात हो सके और पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स भी ना मुतासर हो, इंडस्ट्री का पहिया भी चलता रहे, कि जी जो सिंगल साइकिल हैं प्लांट्स उन्हें अलग कर लें और उन्हें बिजली बिला तात्तुल मुहैया की जाए, और जो कंबाइंड साइकिल हैं उन्हें क्योंकि उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसलिए उन्हें कम से कम गैस बिला तात्तुल दी जाए? सर कंबाइंड साइकिल 80-90% है, इसलिए कि गवर्नमेंट की जो पिछली पॉलिसी थी, जो नदीम बाबर साहब के वक्त से चली आ रही थी कि जी कोजेन को हम गैस देंगे, सिंगल साइकिल नहीं देंगे। उसके ऊपर हमने भी कहा, बिल्कुल सही कहा आपने, हम गवर्नमेंट की सपोर्ट करते हैं, इसलिए कोजेन ही को सिर्फ गैस मिलनी चाहिए। ये नहीं कि जी आप सिंगल साइकिल को दें। सिंगल साइकिल को देना बेहूदगी है एक किस्म की, ये जी गलत इस्तेमाल है उस चीज़ का। लेकिन कोजेन को बंद करना तो आप इंडस्ट्री बंद कर रहे हैं, ये इनकी समझ में नहीं आता। और इसके ऊपर आप रज़ाक साहब से पूछ लें, आप किसी जो इनके अपनी हुकूमत के बंदों से पूछ लें, क्या ये सही है कि आप 36% एफिशिएंसी पे स्टीम बनाने के लिए गैस दे देंगे, लेकिन कंबाइंड साइकिल में जहाँ 80% एफिशिएंसी वहाँ पे नहीं देंगे? और सब मगर मसला है कि पिछले साल किया था नदीम बाबर साहब ने ये वादा, मगर पिछले साल के मुकाबले में जो लोकल गैस है उसकी सप्लाई और कम है, LNG का इंतज़ाम उससे भी कम है, तो फिर क्या किया जाए? जब हुकूमत ने आपको फैसिलिटेट करना था बरामदात बढ़ाने के लिए, तो टफ फाइनेंसिंग दी गई है स्टेट बैंक की तरफ से ताकि आप लोग एक्सपेंशन करें, साथ में आपको फैसिलिटेट किया गया, $6.5 पर आपको गैस दी गई। अब क्राइसिस है, तो इससे कैसे निकला जाए कि आपकी इंडस्ट्री का पहिया भी चले, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स भी ना मुतासिर हों और दरमियान का हल भी निकले, और ये 2-3 महीने भी गुजर जाएँ सर्दियों? सर नहीं, सवाल ही पैदा। सर देखिए, हमारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स बंद हो गए हैं, बंद होने को जा रहे हैं। हम अगले चंद रोज़ में तो हम सोच रहे हैं कि जी लोगों को ले ऑफ कर दें। ये कैसे चलेगा मामला? यह नहीं चल सकता। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगले महीने से, मतलब जनवरी फरवरी ऑनवर्ड्स, आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं आधी रह जाएंगे। वैसा मगर देखिए, टेक्सटाइल में आप लोग वैसे भी कहते हैं कि मार्केट ऐसी है कि बायर आता है और अगर वो एक दफ़ा चला जाए तो उसको वापस लाना बड़ा मुश्किल होता है अगर वो मार्केट से शिफ्ट हो जाए। मगर इंडस्ट्री पे इल्ज़ाम भी लगता है रेंट सीकिंग करते हैं, ज़ाहिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आपका हक है, मगर अनड्यू एडवांटेज लेना सिचुएशन का और हुकूमत को ब्लैकमेल करना वो भी नहीं होना चाहिए, जो कि माजी में हुआ, ये आप पे इल्ज़ाम भी लगा है। तो इस दफ़ा ये कैसे मामला सारा का सारा जिनमें है, जबकि दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि आप इसको मैनेज कर सकते हैं?
सर गलत बात। एक तो ये कि $6.5 हमने रीजनली कम्पेटिटिव टैरिफ मांगा, हमने ये नहीं कहा हमें सब्सिडी दें। अगर गैस नहीं मिलेगी इन इंडस्ट्रीज़ को तो ये इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाएंगी। ये मैं नहीं कह रहा, आप देख लीजिएगा, चंद रोज़ में आपके सामने नतीजा आ जाएगा कि कितने लोग फारग होंगे, कितने लोग सड़कों पे आएंगे। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। अच्छा, मगर ये 2 महीने की बात होगी, दिसंबर का महीना गुजरेगा आधा और जनवरी और फरवरी, उसके बाद मामला आपके ठीक हो जाएंगे? नहीं सर, सर एक दफ़ा मार्केट लूज हो जाए तो वो चली जाती है। हम अब ऑर्डर्स दिसंबर की तो शिपमेंट्स जा रही हैं, वो तो बन चुके हैं, वो तो पूरे हो जाएंगे, लेकिन जनवरी के ऑर्डर्स नहीं होंगे, फरवरी के उससे कम होंगे। फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 5-6 महीने पड़े हैं, ख़त्म हो गई बात। आप 21 अरब की जो ख्वाब देखते थे वो तो ख़त्म हो गई ना। 18 अरब तो वैसे कम से कम जाना चाहिए था, लेकिन अब तो मैं तो कहता हूँ ये 16 अरब भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है अगर ये गैस की बंदिश जारी रही। क्या कर सकते हैं हम यही कर सकते हैं ना, अपील कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर से कि जी आप इस चीज़ में देखें, इन हमाद साहब को अक्ल की राह दिखाएं, कोई इसमें दरमियाना राह ढूंढी जाए कि कम से कम वो यूनिट्स जो बगैर गैस के चल ही नहीं सकते उनको तो गैस दी जाए। ये क्या कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आपने सुनी। इंडस्ट्री कह रही हमसे वादा किया था, आवाम से भी एक वादा किया था दिन में 3 दिन गैस देने का, वो क्या वादा था वो ज़रा देखिए। दिन में 3 दफ़ा हमने कहा है कि नाश्ते के टाइम, खाने के टाइम, दोपहर के और रात के खाने के टाइम हम इस मरतबा पहली मरतबा कोशिश कर रहे हैं। हर रोज़ जो है वो दिन में 3 दफ़ा जो है वो गैस जो है उसकी सप्लाई को यकीनी बनाया जाएगा। अंडा फ्राई हो जाएगा ना जी, इंशाल्लाह हो जाएगा। मगर आवाम को भी इस वादे के मुताबिक दिन में 3 दफ़ा गैस नहीं मिल रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।